नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। इस हिस्ट्री सब्जेक्ट में दोस्तों हम देखेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य के बारे में। दोस्तों तो जैसा आप जानते हो इस चैप्टर में लिखा गया है नए राजा और उनके राज्य। तो हम देखेंगे नए राजा कौन कौन से थे और उनके राज्य कौन कौन से थे। दोस्तों तो जैसा कि आप जानते हो मैं जो एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और महत्वपूर्ण कंटेंट जो होता है उस पर अच्छे से डिस्कस करता हूँ। दोस्तों तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की बुक की सीरीज़ को। और ये जो सीरीज़ चल रही दोस्तों, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो सीटेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। साथ ही अन्य एग्जाम में भी दोस्तों हेल्प करेगी आपको। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। तो देख रहे हो दोस्तों, 7वीं शताब्दी के बाद बहुत से ऐसे राजवंश थे जिनका उदय हो रहा है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। जैसा कि मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो उपमहाद्वीप का हिस्सा है, उपमहाद्वीप के जो प्रमुख हिस्से हैं उसमें 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच प्रमुख जो वो शासन करने वाले प्रमुख राजवंश थे उनको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो दोस्तों, इस इमेज में उनको दिखाया गया है जो 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजा हुआ करते थे। तो देखो दोस्तों, ये सीमाएं हैं जो आप लाल रंग से देख रहे हैं, लाल कलर से लाइन लाइन बनाई गई है दोस्तों, ये सीमा है। तो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर एक सीमा ये बना रहा है, ये बन रही है एक सीमा, दूसरी सीमा इस प्रकार से यहाँ पर बन रही है और एक सीमा यहाँ पर बन रही है दोस्तों। तो आप देख रहे हो कुछ इन क्षेत्रों में जो है इनका शासन चलता था। ये वो क्षेत्र थे जहाँ पर ये शासन करते थे, जहाँ पर 7वीं शताब्दी से लेकर के दोस्तों 12वीं शताब्दी के बीच में इनका शासन था और ये यहाँ के प्रमुख राजा हुआ करते थे दोस्तों। तो जो मानचित्र है, इस मानचित्र में देखते हैं गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान यानी कि चौहान जो हुआ करते थे के स्थान का निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पर कहाँ पे ये लोग रहते थे दोस्तों, इसके बारे में कहा गया है कि आप इसको ढूंढो और देखो ये लोग किस जगह पर शासन किया करते थे। आगे देखते हैं नए राजवंशों का उदय। तो नए राजवंशों का उदय कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए। तो देख लो दोस्तों, जैसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7वीं शताब्दी के आते आते बहुत से ऐसे भूस्वामी, बहुत से ऐसे योद्धा सरदार जो थे वो सामने आने लगे, यानी कि उनका अस्तित्व दिखने लगा, वो सबके सामने आने लगे एक एक करके। जो अपने अपने क्षेत्र के राजा महाराजा या फिर जमींदार हुआ करते थे, ये सब अस्तित्व में आने लगे 7वीं शताब्दी के आते आते। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो जो राजा हुआ करते थे दोस्तों, जो वहाँ के जो सरदार लोग हुआ करते थे, योद्धा थे, उन्हें सामंत के रूप में मान्यता देते थे और उनसे उम्मीद की जाती थी, जो सामंत थे उनसे राजा उम्मीद करते थे, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो देखो दोस्तों, इन सब की उम्मीद राजा लगाते थे और राजा इसी उम्मीद के साथ जो है इन्हें सामंत की मान्यता देते थे, सामंत की उपाधि दिया करते थे कि ये लोग जो है वहाँ के जो सरदार हैं, योद्धा हैं, जो भूस्वामी हैं, ये लोग हमारे लिए ये सभी सुविधाएं लाएंगे, उपहार लाएंगे, हमारे लिए सैन्य सेवाएं देंगे। ये सारी उम्मीदें हुआ करती थी राजाओं को इन लोगों से। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने वाले सामंत, ये दोस्तों सामंत जो राजा के द्वारा बनाए जाते थे, जब उनके पास अधिक सत्ता हो जाती थी, सत्तावादी हो जाते थे, अधिक संपदा हो जाती थी, जब ये सभी चीज़ें हासिल कर लेते थे तो ये महासामंत या महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर दिए जाते थे, क्योंकि ये अपने क्षेत्र के सबसे बड़े राजा हो जाते थे, अपने क्षेत्र के सबसे बड़े आदमी हो जाते थे। इन्हें उस समय क्या कहा जाता था, महासामंत या फिर महामंडलेश्वर इन्हें कहा जाता था, जो पूरे मंडल का महान स्वामी
घोषित कर दिया जाता था। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी किया करते थे, यानी कि वो राजा से, जब ये महामंडलेश्वर जो हुआ करते थे, ये अपने राजा से स्वतंत्र करने का दावा करते थे और ये कहते थे कि हम अपने राजा के अधीन अब नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके पास भी अपना अस्तित्व हो जाता था। ये भी महासामंत हो जाते थे, इनकी अपनी सत्ता होती थी, संपदा हो जाती थी दोस्तों। तो ये लोग चाहते थे कि अब हम किसी के अधीन ना रहें, हम अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इस तरह का उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन थे। तो देखो दोस्तों, जो दक्कन के राष्ट्रकूट, दक्कन के वो योद्धा हुआ करते थे, वो शुरुआत में कर्नाटक के जो चालुक्य थे, कर्नाटक के चालुक्य के राजाओं के अधीन हुआ करते थे। लेकिन 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। तो देखो, ये जो वहाँ के 8वीं शताब्दी में प्रधान दंती दुर्ग ने, उन्होंने क्या किया, जो कर्नाटक के चालुक्य राजा थे, चालुक्य स्वामी की अधीनता, यानी कि इनकी बात मानने से इनके अंतर्गत अपना क्षेत्र, जो इनका जो क्षेत्र आता था उनके अधीन, उन्होंने कह दिया, दंती दुर्ग ने कहा कि अब हम इनके अधीन नहीं रहेंगे, हम अपना खुद का एक राज्य बनाएंगे और हम खुद स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ जिसका अर्थ होता है सोना, सोने या गर्भ, नामक एक अनुष्ठान करवाया। तो देखो दोस्तों, जो ये प्रधान दंती दुर्ग थी, इन्होंने एक अनुष्ठान करवाया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न हो किया जाता था, तो ये अनुष्ठान जो होता था दोस्तों, ये ब्राह्मण किया करते थे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनका काम था पूजा पाठ करवाना। तो यहाँ पे जो अनुष्ठान हो रहा है, जो अनुष्ठान कराया गया, वो ब्राह्मणों ने संपन्न करवाया। तो यह माना जाता था कि इससे याजक यानी कि जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त करेगा। तो देखो दोस्तों, जब जो भी व्यक्ति उस समय राजा के अधीन नहीं रहना चाहता था, वो ये अनुष्ठान करवाता था, और अनुष्ठान करवाने के बाद वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का होते हुए भी वो क्षत्रिय धर्म स्वीकार करता था, क्योंकि अब जो है वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि इनमें याजक जो होते थे, या जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा, यानी कि जब ये अनुष्ठान कराएगा उसके बाद की स्थिति ये हो जाएगी, अनुष्ठान कराने के बाद वो क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेता था। तो कुछ ऐसी स्थिति होती थी दोस्तों, जब जो भी राजा के अधीन नहीं रहना चाहता था, वो इन सभी स्थितियों से गुजरता था। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुष ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अपनी राजशाही जो परंपरा थी उसको कायम रखने के लिए उन्होंने सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। और मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण और एक गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। तो देखो दोस्तों, इन लोगों की जो जाति है ये ब्राह्मण जाति से हैं। एक कदम्ब मयूर शर्मण और दूसरे गुर्जर प्रतिहार, ये दोनों लोग ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान के क्षेत्र में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। देखो दोस्तों, जैसा कि ऊपर कहा गया था कि लोग जो है उस जाति के न होते हुए भी क्षत्रियत्व स्थापित कर लेते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, कदम्ब मयूर शरणम और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार जो हरिश्चंद्र ब्राह्मण, ये दो लोग जो है दोस्तों, जो जन्म से ब्राह्मण थे, उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी परंपरा, जो इनकी परंपरा पेशा हुआ करता था, जैसा कि आप जानते हो, पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा, ब्राह्मण जो होते हैं उनका काम पूजा पाठ कराना होता है। इन्होंने अपने परंपरा को छोड़ करके ये दोस्तों शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान का राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया। आगे हम राज्यों में प्रशासन की बात करते हैं दोस्तों। राज्यों में प्रशासन किस प्रकार से होता है। इन नए राजाओं में से कई महाराजाधिराज, यानी कि राजाओं के राजा हुआ करते थे दोस्तों, उन्हें क्या बोला जाता है, महाराजाधिराज। यानी इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुजाओं का स्वामी और इसी तरह की
अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। देखो दोस्तों, इन लोगों ने बहुत सारी उपाधियां धारण कर ली, जैसे महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये सभी उपाधियां इन्होंने धारण कर थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। तो देखो दोस्तों, ये सब जो राजा हुआ करते थे, जैसे महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीन भुजाओं का स्वामी, राजाओं के राजा, ये सब लोग इतनी बड़ी बड़ी उपाधि धारण करने के बावजूद ये लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी किया करते थे। देखो दोस्तों, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग तो बड़े हैं, महाराजाधिराज हैं, त्रिभुवन चक्रवर्ती हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सामंतों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारी के साथ, ब्राह्मणों का जो संगठन है उनके साथ अपनी सत्ता की साझेदारी कर रहे हैं। अपनी सत्ता की साझेदारी ये लोग क्यों कर रहे हैं दोस्तों, इसको भी देखते हैं कि इनकी क्या ज़रूरत थी सत्ता के साथ साझेदारी करने की। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान जो उत्पादक करते थे दोस्तों, किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किया जाता था। तो देखो दोस्तों, इन लोगों से ये संसाधन इकट्ठा करते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। देखो दोस्तों, इन लोगों से जो ये वो बनाते थे या अपने खेतों में उगाते थे या जो भी काम करते थे वो चीज़ इनसे ले लिया जाता था, इनको प्यार से इनसे लिया जाता था या फिर इनको देने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए इनके साथ साझेदारी किया जाता था। जैसे कभी आपने देखा यहाँ पर दोस्तों कि इनके साथ साझेदारी करते थे इन लोगों के साथ। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी से भी कर लिया जाता था। तो देखो दोस्तों, राजस्व जो होता है व्यापारियों से लिया जाता था, और ये अन्य जो लोग थे जैसे किसान, पशुपालक, कारीगर, ये सब लोगों से जो है लगान मान करके इनसे वसूली की जाती थी। और व्यापारियों से दोस्तों राजस्व के नाम पर वसूली की जाती थी। तो देख रहे हो, जो बड़े बड़े सामंत हैं, महाराजाधिराज है, ये लोग किस तरीके से जो है वसूली किया करते थे दोस्तों उस समय। आगे देखते हैं दोस्तों 400 सर की कहानी देखते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। तो देखो दोस्तों, जो तमिलनाडु के एक राजा हुआ करते थे जिनका शासन चलता था, और वो चोल वंश के थे दोस्तों। तो उनके अभिलेखों से एक जानकारी मिलती है, जो करों के 4 प्रकार के सूचक शब्द मिलते हैं दोस्तों। 4 प्रकार के ऐसे सूचक शब्द हैं जिसके आधार पर कर वसूले जाते थे। इससे अधिक उल्लिखित कर हैं बेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिए जाते थे, यानी कि जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान का छाजन ढालने पर लगाने वाले कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल करने पर वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। देखो दोस्तों, किस प्रकार से कर वसूलते थे, यानी कि उस समय जो राजा हुआ करते थे, यानी जिसकी सत्ता चलती थी, वो हर चीज़ के लिए दोस्तों कर लगाते हैं। देखो यहाँ पर किन किन चीज़ों के लिए कर लगाया गया है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। बिल्कुल दोस्तों, उनके जो राजा हुआ करते थे उनके वित्तीय आधार बनते रहे होंगे, क्योंकि ये सब कर वसूल करके राजा के पास जाते थे। राजा इन सभी करों को वसूला करते थे। अपने जो उनके यहाँ सैनिक रहते थे, उनके यहाँ जो सेनापति रहते थे, उनके द्वारा ये सब कर ले जा कर के राजा के यहाँ जमा किया जाता था, और राजा का कोषागार जो था दोस्तों वो भरता था। तो राजा का वित्तीय जो आप कह सकते हो कि जो उनका कोषागार रहा होगा वो बिल्कुल भरा रहता होगा, और उसी संपत्ति को वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल करते थे। तो ये दोस्तों, जहाँ मंदिर बनते थे या दुर्गों के निर्माण के लिए जो
पैसे इस्तेमाल होते थे वो दोस्तों यही सब पैसे थे जो कर के रूप में वसूले जा रहे हैं। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किए जाते थे जिससे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्ग के प्रयोग में संभावनाएं बनती। देखो दोस्तों यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है कि जब वो युद्ध लड़ने जाते थे उस समय भी इसका प्रयोग किया जाता था। इस धन का जो कर के रूप में वसूला जाता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। तो जो वसूली करते थे दोस्तों, जो राजस्व की वसूली जो लोगों के पास वसूली के लिए जाते थे वो व्यक्ति होते थे प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। यानी वो प्रभावशाली परिवार के लोग रहते थे जो वसूली के लिए जाते थे या जिन लोगों को इस पद के लिए रखा जाता था दोस्तों, और प्रायः वंशानुगत होती थी। तो ये भी देखो दोस्तों, ये जो पद होते थे ये वंशानुगत पद होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था। तो सेना में भी दोस्तों देखो वंशानुगत चल रहा है। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर रहते थे। तो राजा के आसपास जो हुआ करते थे दोस्तों, या तो वो इन पदों को लेते थे, अगर ये पद जिनको मिल गया उनके बेटे, फिर उनके बेटे, इस तरीके से ये पद लगातार चलता रहता था। तो देखो दोस्तों उस समय जो है वंशानुगत जो काम थे वो बखूबी चल रहे थे, और जो राजस्व वसूलने का काम, पदाधिकारी का काम जो होता था दोस्तों, वो राजा के आसपास जो नज़दीकी लोग हुआ करते थे उनको ये सभी पद मिलते हैं। आगे देखते हैं प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान क्या होता है? प्रशस्तियाँ में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते थे, यानी कि वो सत्य नहीं होते, झूठ भी हो सकते थे, सत्य भी हो सकते थे। तो देखो दोस्तों जो प्रशस्तियाँ थीं, प्रशस्तियों के बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा। तो प्रशस्तियों का जो ब्यौरा होता है, यानी जो प्रशंसा में उनके जो ब्यौरा मिलता है वो सत्य नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि जो कवि लिखते थे, राजा के साथ जो कवि रहता था वही लिखता था दोस्तों। अगर वो कवि राजा की बुराई लिख देगा तो कवि की क्या हाल होंगे। कवि ये भी सोचता होगा कि हमें राजा की बुराई नहीं लिखनी है, राजा ने जो गलत काम किया उसके बारे में नहीं लिखना है मुझे। तो इसलिए दोस्तों वो ऐसा भी होता होगा कि जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो सेंटेंस लिखा गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता था। क्योंकि दोस्तों राजा जैसा अपने आप को दर्शाना चाहता था, जिस तरीके से वो काम करता था, कहीं न कहीं जो कवि हुआ करते थे उसी तरीके से वो लिखा करते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करती थी। देखो दोस्तों यहाँ पर जो सूरवीर थे, मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में है, और ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई थी। ये अक्सर प्रशासन में मदद करती थी दोस्तों। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। तो देखो जो उस समय के लोग राजा जो हुआ करते थे दोस्तों, राजा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कृत करते थे, यानी कि जो भूमि हुआ करती थी उस भूमि को पुरस्कार के रूप में ब्राह्मणों को दिया जाता था। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे दोस्तों। तो देखो ये जो भूमि राजा द्वारा ब्राह्मणों को दिया जाता था, ये ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था कि इन ब्राह्मण को ये भूमि, यहाँ की भूमि दी गई, जो भूमि पाने के लिए दिए जाते थे, यानी कि जो भूमि उन्हें मिलती थी, या फिर इसका रिकॉर्ड रहे कि हाँ किसको दिया गया और कहाँ की भूमि दी गई। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये एक इमेज है, ये ताम्रपत्र है। कुछ इस तरीके प्रकार का ताम्रपत्र हुआ करता था, जिस ताम्रपत्र पर भूमि का हिसाब किताब रखा जाता था। यहाँ पर देखते हैं, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक द्वारा दिए गए भूमि का अनुदान का लेखा है। तो देखो दोस्तों ये कब का है? जिसमें 9वीं सदी में एक शासक ने भूमि दिया था, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक राजसी मुहर भी लगी हुई है, क्योंकि इस कड़ी से जुड़े हैं, ये एक ही कड़ी के अंदर रखे गए हैं, और यहाँ पर एक दोस्तों मुहर लगी है, उस पर एक मुहर लगी है, जो यह बताने के लिए है कि यह एक
प्रमाणिक दस्तावेज है दोस्तों। देखो ये मुहर टंगी है, मुहर लगी रहने के साथ इसका एक प्रमाण हो जाता है, एक प्रूफ हो जाता है दोस्तों कि ये एक प्रमाणिक दस्तावेज है। अगर ये मुहर नहीं लगी होती दोस्तों तो ये प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जाता। तो देखो उस समय की कितनी अच्छी परंपरा थी दोस्तों कि अगर ये मुहर जहाँ पर टंगी है ये प्रमाणिक दस्तावेज माने जाएंगे, अगर ये मुहर नहीं लगी है तो प्रमाणिक दस्तावेज नहीं मानेंगे। तो संभवतः इससे एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि ये जो मुहर है दोस्तों, ये मुहर सबके पास नहीं रहती होगी, ये राजाओं के पास ये मुहर रहती होगी, इसलिए ये उनके पास प्रमाणिकता के तौर पर ये मुहर लगाई जाती थी ताम्रपत्रों की कड़ी में। आगे देखते हैं 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया। तो देखो दोस्तों 12वीं सदी में एक बृहद काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास मिलता है। तो कश्मीर पर शासन करने वाले जो इतिहास राजाओं का इतिहास मिलता है दोस्तों, वो कब रचा गया था? वो 12वीं शताब्दी में रचा गया है। और इसका साक्ष्य जो है दोस्तों 12वीं शताब्दी में मिलता है। और ये संस्कृत में ये काव्य रचा गया है दोस्तों, जिसमें कश्मीर में शासन करने वाले जो राजा हुआ करते थे उनका इतिहास इसमें दर्ज है। इन्हें कल्हड़ नाम का एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। तो देखो दोस्तों इसे किसने रचा है? इसे कल्हड़ ने रचा है दोस्तों, जो संस्कृत में 12वीं शताब्दी में रचा गया है और कश्मीर में शासन करने वाले राजाओं के बारे में लिखा गया है, उसे कल्हड़ नाम के एक रचनाकार ने लिखा है। तो कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासकारों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कल्हड़ ने किसका किसका प्रयोग किया है, यहाँ पे सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है कि अपने वृत्तांत लिखने के लिए उन्हें कल्हड़ जी ने शिलालेखों का इस्तेमाल, शिलालेखों जैसे दस्तावेज का, फिर दस्तावेजों का, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के जो इतिहासकारों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल कल्हड़ ने किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि प्रशस्तियों के लेखकों से, यानी कि जो प्रशंसा करने वाले लेखक हुआ करते थे उन लेखकों से भिन्न है यह। तो प्रशंसा करने वाले लेखकों से भिन्न वह अक्सर, यानी कि अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो प्रशंसा करने वाले लेखक थे उनसे भिन्न है और उनकी आलोचना करता है और आलोचना का रुख भी यह दिखलाता है। और इसीलिए ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया है दोस्तों। इसलिए जब उनकी आलोचना करता है, उन लेखकों की जो प्रशंसा करते थे, इसलिए ये 12वीं शताब्दी के लिए यह असाधारण ग्रंथ कहा गया। बिल्कुल असाधारण ग्रंथ होगा दोस्तों, क्योंकि उसी समय एक आदमी किसी की बड़ाई कर रहा है और दूसरा व्यक्ति वहीं उसकी सच्चाई बता रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। वह उसकी आलोचना करता है जो प्रशस्तियों में कहीं न कहीं गलत दिखाया जा रहा था। जैसा भी आपने देखा दोस्तों को प्रशस्तियों में जो लिखा है ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो। तो इसीलिए दोस्तों 12वीं शताब्दी के लिए यह असाधारण था। और इसे कल्हड़ जी द्वारा जब इन्होंने एक वृत्तांत लिखा तो उससे ये दोस्तों ये 12वीं सदी असाधारण कही गई और असाधारण ग्रंथ भी कहा गया था ये दोस्तों, क्योंकि जो उनके द्वारा रचा गया था ये 12वीं सदी के लिए ये असाधारण ग्रंथ है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं नागभट्ट की उपाधियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। तो जैसा कि आप जानते हो जो प्रशस्तियाँ लिखी जाती है उसमें हर लेखक जो है बखान ही करता है दोस्तों। यानी आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो देखो जो संस्कृत में लिखी गई थी ग्वालियर एक शहर है मध्य प्रदेश में दोस्तों। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है दोस्तों। तो नागभट्ट के बारे में जो वर्णन किया गया है ग्वालियर के मध्य प्रदेश में मिलती है। आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे
तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, इन सभी क्षेत्रों के यानी कि आंध्र के, सिंध के, महाराष्ट्र के और उड़ीसा के राजा तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे दोस्तों। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को जीवित किया, वो विजित किया। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा जो था, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। तो देखो दोस्तों, क्या सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, नागभट्ट की उपलब्धियाँ जो है यहाँ पर दर्शाई गई हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, इसको भी देख लेते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान की तमिल भाग का एक अंश है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, जो चोल शासक हुआ करते थे उनके द्वारा भूमि अनुदान दी गई थी और ये तमिल भाग का एक अंश है, यहाँ पर दिया गया है। उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष हैं, पानी है, भूमि है, बगीचे और फलोद्यान हैं, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर यानी कि उस क्षेत्र में हैं जिससे यह भूमि मिलती है, वह इससे कर वसूली कर सकता है। तो देख लो दोस्तों, जिसे यह भूमि मिल रही है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधीशों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण करे। तो देखो दोस्तों, किस प्रकार की सुविधा हुआ करती थी, ज़मीनों पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थी और ये ज़मीन जिसको दिया जाएगा वो इस पर यानी कि वो उस ज़मीन का वो शासक कह सकते हो, उस ज़मीन का मालिक होता है। उस ज़मीन पर कुछ भी नया करना चाहे तो कर सकता है। उस ज़मीन पर रहने वाले, काम करने वाले या उस ज़मीन पर अब जो भी आदमी काम कर रहा है उससे कर वसूल सकता है। तो ये सारी सुविधाएं उन लोगों के लिए होती थी दोस्तों जिनको ये ज़मीन मिलती थी, और वो कर वसूलेगा, कर वसूल करके दोस्तों राजा तक पहुंचाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध क्यों होते थे और कैसे होते थे, किसके किसके बीच हुए, तो इसको देखते हैं दोस्तों। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कई क्षेत्रों में विशेष था। बिल्कुल दोस्तों, वे दूसरे क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। तो बिल्कुल वो दूसरे जो राजा हुआ करते थे वो दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करना चाहते थे दोस्तों। विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो विशेष क्षेत्र है वो गंगा घाटी में कन्नौज नगर हुआ करता था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक दो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर के आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है तो देखो दोस्तों, यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है इसे। किस क्षेत्र के लिए दोस्तों? जो कन्नौज का क्षेत्र था उसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और इसमें 3 पक्ष थे, इसीलिए इसे
त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 और 66, शासकों के बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तो दोस्तों मंदिर का निर्माण कर देते थे, तो जो राजा मंदिर का निर्माण कर देता था, जो शासक मंदिर का निर्माण कर देता था, वो ये दिखाना चाहता था कि हाँ हमारा शासन यहाँ तक है और हम आपसे बड़े हैं। इसलिए जब वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों मंदिर बहुत ही संपन्न हुआ करते थे, क्योंकि उस समय मंदिरों में बहुत सारा धन आप कह सकते हो, या उसमें जो भी सामान लगे होते थे वो दोस्तों बहुत ही महंगे सामान होते थे, इसलिए मंदिर बहुत संपन्न हुआ करता था। आपने अफ़गानिस्तान के महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा ही होगा। यहाँ पर भी देखते हैं दोस्तों, अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। तो देखो दोस्तों ये क्या है, सबसे प्रसिद्ध शासकों में आता है जो मंदिरों पर आक्रमण करता था, जो अफ़गानिस्तान का था और गजनी शहर का था दोस्तों सुल्तान महमूद, जिसे महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। उसने 997 से 1030 यानी 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। तो देखो दोस्तों उसका शासन कहाँ तक था और कितना लंबा शासक था उसने शासन किया दोस्तों 997 से 1030 तक, और उसका नियंत्रण है दोस्तों मध्य एशिया के भागों में था। ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक उसका प्रभाव देखा जाता था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। तो देखो दोस्तों वो हर साल उपमहाद्वीप पर हमला कर रहा है, क्योंकि उसका नियंत्रण यहाँ पर उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में तो था ही, और इसलिए वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका जो निशाना होता था दोस्तों वो संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल था दोस्तों। तो आपने कहानी सुनी होगी कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कई बार हमला किया। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों, कितनी बार उसने आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च हुआ। तो देखो दोस्तों यहाँ से जो धन ले गया महमूद गजनवी, वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा राजधानी बनाया और उस राजधानी के निर्माण में उसने पूरे धन को लगा दिया दोस्तों। और वो धन भारत का था, भारत से धन लूटा, भारत का धन लूट करके दोस्तों जो मंदिर एक संपन्न मंदिर थी, यहाँ का धन लूट करके वहाँ लगा दिया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, और उनमें अल-बिरूनी नामक एक विद्वान को इस महाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो देखो दोस्तों महमूद गजनवी जब आक्रमण करता था तो जीतता भी था, और किससे जीता उसके बारे में जानना चाहता था। और उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, उसने अल-बिरूनी नामक एक विद्वान को इसके लिए रखा कि उपमहाद्वीप का लेखा जोखा वो रखेगा। उपमहाद्वीप का लेखा जोखा रखने के लिए अल-बिरूनी को रखा कि आप इसका लिखित हिसाब किताब रखना, ताकि हम समझ सकें कि हमने किसको किसको हराया और कहाँ कहाँ पर हमने उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में आक्रमण किया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद, तो उसने जो एक किताब लिखी थी दोस्तों उसका नाम है किताब अल हिंद, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। तो चाहमान भी बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करते थे दोस्तों, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने जाते हैं। आपने भी पढ़ा था चाहयान को चौहान कहा जाता है। तो ये दोस्तों चौहान के रूप में जाने जाते हैं, जिनके बारे में आपने भी सुना होगा। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। तो जो चौहान थे दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान
के नाम से जाने जाते हैं। तो चौहान का क्षेत्र दोस्तों दिल्ली और अजमेर के आसपास हुआ करता था। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। वहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो आप देख रहे हो जब वो गुजरात में गए तो गुजरात में उन्हें चालुक्य मिले, चालुक्यों से उन्हें लड़ना पड़ा। और गुजरात के बाद दोस्तों वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़वालों से उन्हें युद्ध करना पड़ा। चाहवान यानी कि चौहान का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय जो था वो सबसे शक्तिशाली शासक था, यानी चाहवानों में सबसे प्रसिद्ध था पृथ्वीराज चौहान, जिसने 1168 से लेकर के 1192 तक शासन किया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो देखो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज तृतीय, इन्होंने मोहम्मद गोरी जो सुल्तान मोहम्मद गोरी था, ये बहुत बड़ा शासक था, ये अफ़गानिस्तान का शासक था। और इसको इन्होंने दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में हरा दिया, लेकिन अगले ही साल 1192 में उसके हाथों ये पृथ्वीराज चौहान फिर से हार जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, अब हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे इसके अगले भाग को दोस्तों। तो अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट 2 यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।